आप तो अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि चुनाव परिणामों के बाद 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है और सवाल पूछ रहा है सरकार से कि कब हमें राहत देगी ये सरकार। तो चलिए दुनिया का एक बड़ा देश बताइए जहां पेट्रोल दाम ना बढ़े हो, बताइए। एक चीज, यूरोप में नहीं बढ़े हैं क्या? अमेरिका में नहीं बढ़े हैं क्या? एशिया में नहीं बढ़े हैं? अफ्रीका में नहीं बढ़े हैं? वैश्विक संकट है भाई। ये तो वो वाली बात हो गई, समुद्र में सुनामी आई हुई है और इतनी भयानक सुनामी है कि जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं। हमारे भी जहाज पे झटके लग रहे हैं, मान रहे हैं बिल्कुल, मगर इसके बावजूद हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से जहाज लेके जा रहा है। तो कह रहे हैं झटके लगने के लिए सुनामी मत देखो, झटके लगने के लिए कैप्टन को दोष दो। अगर भूकंप आ गया और अगल बगल के मकान ढह गए, हमारे भी मकान पे झटके लगे हैं, उसमें भी हल्की दरारें आ रही हैं, तो इसके लिए कहो कि जो इसने बनाया मकान उसकी गलती है। तो मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं ना कि मैं जो कहता हूं वही ये सरकार करती है। मैंने कहा चुनावों तक इस सरकार को कोई संकट नहीं दिखाई देगा, तो चुनावों तक कोई संकट नहीं था। हमने कहा कि चुनावों के बाद रेट बढ़ेंगे, तो चुनावों के बाद रेट बढ़ गए। और इससे आगे बढ़ के राहुल गांधी कह रहे हैं 90 दिन और हैं, 90 दिन बाद तो आर्थिक तूफान आने जा रहा है और ये सरकार तो 6 महीने में गिरने जा रही है। देखिए, वो सब कुछ बता पाते हैं, ये नहीं बता पाते हैं कि चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। और तो और वो ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी पार्टी में सीएम कौन बनेगा, और जहां सीएम बना हुआ कर्नाटक में वो चेंज कब होगा। बाकी दुनिया भर के लिए ज्ञानदेव पांडे बन के बैठे होते हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, लोगों के मन में आएगा कि चुनाव के जस्ट बाद क्यों हुआ, मैं उसका भी रीजन बताना चाहता हूं। उसका चुनाव से डायरेक्टली लेना देना नहीं था। पहला कारण यह था कि आपको याद हो, अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया अमेरिका और ईरान ने। तो जब युद्ध विराम घोषित हुआ और उसके बाद हरमुज से निकलने शुरू हो गए, सरकार के ऊपर दबाव था और कंपनियां 1000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस वहन कर रही थी। यह उम्मीद की गई कि अगले 2-3 हफ्ते में स्थिति ठीक हो जाएगी तो जनता पे बोझ न डाला जाए। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ट्रंप ने कहा अब या तो डील होगी या युद्ध होगी, और यही जवाब ईरान ने दिया। डेट याद करिए, डेट है 5 और 6 मई। तो 4 मई के बाद हुआ ना। अच्छा, जब शांति वार्ता टूटकर युद्ध होता है तो वो कितना लंबा चलेगा और वो कौन सा डायमेंशन लेगा, यह अनुमान करना मुश्किल होता है। और जब वो अनुमान करना मुश्किल है तो सबको सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबको सावधान किया, भाई अब अगर लड़ाई भड़की तो ये कितने दिन चलेगी और कितनी लंबी चलेगी। जब ये लगने लगा कि यह परिस्थिति बन सकती है, तब यह करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, आप सरकार के ऊपर आज भी हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो अभी भी 4% पे है ना। तो आप एक लिमिट तक ही चीजों को ले जा सकते हैं, अन्यथा उसका इकोनॉमी पे दूसरा प्रभाव पड़ने लगेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हमने दाम 10% बढ़ाए हैं। दुनिया में कोई देश बताइए यहां सिर्फ 10% बढ़े हो। मगर क्या करें, हर वैश्विक चुनौती में, मैं एक और बात बताना चाहता हूं दर्शकों को, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, भारत को कैसे नुकसान हो सकता है उसके साथ खड़े। याद करिए 4 साल पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तो क्या इन्होंने आरोप लगाया कि भारत यूक्रेन के पक्ष में खुल के क्यों नहीं बोल रहा है और रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है यूएन में। जबकि फैक्ट क्या है, हमारा मेजॉरिटी क्रूड ऑयल रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस रूस से आ रहा था, और कोल्ड वॉर एरा के जमाने की वजह से हमारे 2/3 डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। लड़ जा भाई तू रूस से, जहां से सबसे ज्यादा हथियार भी आ रहे हैं, तेल भी आ रहा है। अब आइए साहब, अमेरिका और ईरान में हुआ, खुल के ईरान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो जाते, अमेरिका के खिलाफ नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। हम अभी इस टैरिफ के बाद 42 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, यानी हमने 42 बिलियन डॉलर बेचा, यानी 4 लाख करोड़ रुपए हमने अमेरिका से कमाए हैं। ईरान से धेला नहीं कमाया है। वो लड़ाई है अपनी जगह ठीक है, मगर तू लड़ जा भाई, तू अमेरिका से, यानी सबसे बड़े अपने ट्रेड पार्टनर से लड़ जा। अब आइए साहब, ईरान मिडिल ईस्ट देशों पर बम गिरा रहा है। अब हमारे 1 करोड़ नागरिक हैं, सऊदी अरब, जद्दा, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, बहरीन, कतर, उनकी जान तू खतरे में डाल दे। और 75% उसमें मुसलमान है, मुसलमानों की भी जान खतरे में डाल दे, मगर तू लड़ जा किसी तरीके से, भारत कमजोर हो जाए, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। अब आइए,
इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही, गाजा से हमें धेला नहीं आता, इजराइल से डिफेंस में भी हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स आते हैं, इंटेलिजेंस, तू उससे लड़ जा। इसका मतलब आप सोचिए, हर कदम पे सोचना कि भारत को कहां से नुकसान हो सकता है, किस कारण से भारत में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कैसे भारत में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, उसमें इनका इंटरेस्ट ज्यादा है बजाय किसी दूसरे के। आप कह रहे हैं उनको चिंता नहीं है, उनको इतनी चिंता है कि इस वैश्विक संकट में जब हालात खराब हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री मुस्कुराकर मेलोडी टॉफी क्यों दे रहे हैं जाकर? देखिए, अब आपको बताना चाहता हूं कि जिसको पहली बार ऐसा हो रहा है जो पूर्णतः स्वदेशी टॉफी किसी विदेशी को खिलाई जा रही है, और दूसरा मैं राहुल गांधी जी के दिल का दर्द समझ सकता हूं, वो ये है कि उनके नहीं मतलब दूसरे अर्थ में उनके ननिहाल में जाकर मोदी जी को इज्जत अफजाई ज्यादा मिल जाए बजाय राहुल गांधी जी के, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है।